हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में जो कि वेव ऑप्टिक्स का हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, वहाँ पे हमने न्यूटन की कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी के बारे में जाना था। हमने हाइगेंस की वेव थ्योरी के बारे में भी वहाँ पे जाना था। सबके अपने अपने स्टेटमेंट थे, कौन कहाँ पे सही था, कहाँ पे गलत था, वो सारी चीज़ें हमने जानी थी। लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ और टर्म्स, हालांकि ये भी एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन में ही आएगा, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, तो लास्ट जहाँ पे लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ था, कुछ ऐसे ख़त्म हुआ था कि जैसे यहाँ पे कोई हमारा लाइट सोर्स है, अगर लेट अस सपोज यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है हमारा, ठीक है, और यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई मान लेते हैं पार्टिकल या फिर कुछ भी है, लाइट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है c के साथ। भाई लाइट की स्पीड तो c होती है, और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो रे ऑप्टिक्स में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लाइट वेव की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में जाना था। वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखते हैं। भाई लाइट वेव के बारे में हमने जाना था और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के हिसाब से कि लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का म्यूचुअल परपेंडिकुलर ऑक्सीलेशन होता है। ठीक है ना, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑक्सीलेट करते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में, और वही एक तरह से कहते हैं कि लाइट का प्रोपोगेशन हो रहा है। बेसिक कॉज उसके पीछे वही होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन। और फिर हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन होता है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड का होता है मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लाइट के लिए डोमिनेटिंग होता है। ठीक है ना, इसलिए लाइट के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हमें दिखाना है वेव के जरिए, इक्वेशन के जरिए, तो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन के टर्म्स में लिखते हैं। और वो इक्वेशन हमने आपको बताई थी, कुछ इस तरह से हुआ करती थी, E = E0 साइन ऑफ, और ये था ω(t−kx), और हर एक टर्म्स के बारे में हमने बताया भी था। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हुआ करता था, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है, मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये सोर्स की होती है t टाइम पे x डिस्टेंस पे, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि x डिस्टेंस दूर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन हो रहा है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन हो रहा है, भाई ये ओरिजिन हो गया, सोर्स इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ ओरिजिन। यहाँ से x डिस्टेंस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है उसकी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, ये बात आप समझिएगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे। तो आप यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आप इसको कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ये x भी है, साथ ही साथ t भी है, यानी t के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इक्वेशन अलग अलग निकल के आएगी, ऐसे ही x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए भी इक्वेशन जो है अपनी अलग अलग निकल के आएगी। ठीक है, अब हम एक पॉइंट सोर्स को इमेजिन करते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, इससे x डिस्टेंस दूर, इससे x डिस्टेंस दूर, तो ऐसे हम यहां से गए x डिस्टेंस दूर। ठीक है, यहां के ऑक्सीलेशन के बारे में हमें जानना है कि भाई यहां पे इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं। ये t = 0 की बात करें, यहाँ पे t = 0 था, और यहाँ पे t = आपका t है, साथ ही साथ ये वाले डिस्टेंस को हमने मान रखा है x। ठीक है ना, जो लाइट है आपकी इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही है, तो यहाँ पे इक्वेशन आप साफ साफ लिख सकते हैं, वही जो हमने ऊपर लिखा है ना, वही वाली इक्वेशन, E = E0, और ये हो गया साइन ऑफ ω(t−kx). ठीक है, हमने ज़रा सा वहाँ पे फेज डिफरेंस के बारे में आपको बताया था कि दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है। वहाँ पे हमने एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जानी थी। यहाँ पे जो टर्म ये निकल के आ रहा है ना, ω(t−kx), ये फेज कहलाता है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। ठीक है ना, इसका कहने का ये मतलब हुआ कि यहां से यानी सोर्स से x डिस्टेंस दूर जो भी ऑक्सीलेशन है, या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई मीडियम माने तो मीडियम के पार्टिकल का जो ऑक्सीलेशन है ना, उसका फेज है ω(t−kx). आप x ना मान के इसको x0 मान लो, चलो इसको मान लेते हैं x0। तो आप बोलोगे कि x0 डिस्टेंस दूर हर एक पार्टिकल का जो भी ऑक्सीलेशन है उसका जो फेज है ω(t−kx0 है। ठीक है, अब ये लाइट सोर्स से चुकी, तो लाइट एक डायरेक्शन में तो निकलेगी नहीं, ये तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई x डिस्टेंस आप इधर बात करो, चाहे x डिस्टेंस आप इधर बात करो, चाहे x डिस्टेंस आप इधर बात करो,
चाहे आप इधर चले जाओ x डिस्टेंस, चाहे x डिस्टेंस इधर चले जाओ, x डिस्टेंस आप इधर चले जाओ, या फिर x डिस्टेंस आप इधर चले जाओ, ठीक है ना। यानी x नहीं, चूंकि x नॉट हमने मान रखा है ना, तो आप बोलोगे x नॉट डिस्टेंस पे चारों तरफ जो भी पार्टिकल रहा होगा मीडियम का, उसका जो फेस होगा, सबका फेस यही होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट के बराबर सबका। यहाँ पे चूंकि हमने ये 2D में दिखा रखा है, लेकिन ये सीन जो है वो 2D में बनेगा नहीं। जो लाइट्स होगी ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेगी। कहने का मतलब कि आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक आपका कोई पॉइंट है, ठीक है ना, या फिर एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है, तो सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करिए, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आर रेडियस का स्फीयर है, तो आर रेडियस के बाद स्फीयर की सरफेस आ जाएगी, तो सरफेस पे हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सेम फेज में होंगे, क्योंकि जो लाइट होगी ना वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, जैसे कि स्फीयर के सेंटर पे ये लाइट सोर्स खुद अपने आप में रखा हुआ हो, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि एक्स नॉट डिस्टेंस इधर बात करो, चाहे एक्स नॉट डिस्टेंस इधर बात करो, चाहे इधर बात करो, चाहे इधर बात करो, चाहे एक्स नॉट डिस्टेंस पीछे बात करो, हर एक पार्टिकल का जो एक्स नॉट डिस्टेंस पे सबका फेज कितना होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट होगा। सबके सब सेम फेज में बोले जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ तो हम जान गए, सेम फेज में बोले जाएंगे और सबका फेज जो होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट के बराबर होगा, ठीक है। अब हम क्या करें कि जितने भी पॉइंट आपके सेम फेज में हैं, उन सारे पॉइंट्स को मिलाता हुआ हमें कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दे। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, जो हमारा लाइट सोर्स था, सो ये हमारा हो गया लाइट सोर्स, ठीक है ना। यहाँ से जो लाइट है वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी, सॉरी, जो लाइट सोर्स लाइट होगी अपनी, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी, ये हर एक डायरेक्शन में होगा। जो कि 2D प्लेन है, तो हम सिर्फ एक्स और वाई की तरफ ही दिखा सकते हैं लाइट्स को जाते हुए, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें, ये ठीक है। ये लाइट को हमने दिखा दिया जाते हुए। अब ये डिस्टेंस हम मान लें एक्स नॉट, इसका जो रेडियस है ना, इस रेडियस को हम मान लें एक्स नॉट के बराबर, जो भी स्फीयर है। तो आप बोलोगे यार कि इस स्फीयर पे, यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा या पार्टिकल होगा, जो यहाँ पे 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 होगा, यानी कि r इक्वल्स टू एक्स नॉट डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल या जितने भी पॉइंट्स होंगे, सबका जो फेज होगा, उस फेज को हम मान लें, फेज को एक्चुअली फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका जो फेज होगा फाई इक्वल्स टू, वो आपका हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट के बराबर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल टी पे, ठीक है। जितने भी सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं, सबको मिलाते हुए कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, सरफेस। अब भाई कॉमन टेंजेंशियल सरफेस, ऐसी सरफेस जो स्फीयर के हर एक पॉइंट को टच करे, वो तो स्फीयर ही हो सकती है, वो सरफेस खुद स्फीयर ही हो सकती है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर एक हम यहाँ पे सरफेस ड्रॉ करें, तो वो सरफेस कुछ ऐसे होगी। आप बोलोगे यार कि सॉरी, ये सबको मिलाते हुए सरफेस हमने ड्रॉ किया, तो आप देखोगे कि जो हमारी सरफेस मिलेगी ना, वो स्फेरिकल ही मिलेगी, ठीक है। तो ये जो आपको व्हाइट कलर का स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है ना, जो भी व्हाइट कलर का स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है, ये हमने कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है। दिस वन इज आवर कॉमन टेंजेंशियल सरफेस, ठीक है ना। और इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उनकी खासियत क्या है, सबके सब सेम फेज में है, और सबका फेज भी हमने लिख रखा है ओमेगा टी माइनस के एक्स नॉट के बराबर, ठीक है। ये जो भी आपका एक्चुअल में ये एक्चुअल सरफेस नहीं होती, ये एक इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल सरफेस होती है, जो भी स्फेरिकल सरफेस हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। और हमने ये जाना कि स्फेरिकल सरफेस पे हर एक पॉइंट जो है वो सेम फेज में है, फेज को हमने वहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। ये तो एक्स नॉट डिस्टेंस पे। अगर मान लो एक्स नॉट से बड़ी डिस्टेंस पे, जैसे हमने कह दिया कि 2x नॉट पे, यहाँ पे तो हमने जाना कि सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सबका फेज जो है वो क्या है, फाई के बराबर है, ठीक है। अब आप सोचो, हम कह दें कि x इज इक्वल्स टू, एक्स नॉट न लिख के हमने बोल दिया कि एक्स नॉट डैश, इस डिस्टेंस पे बताओ फेज क्या होगा सबका। आप बोलोगे वहाँ पे जो फेज होगा ना, इसको हम बोल दें फाई 1, ये फेज जो फाई 2 होगा वो हो जाएगा ओमेगा, भाई टाइम की वैल्यू कुछ अलग होगी, मान लेते हैं ये टाइम t1 पे था, ये हम मान लेते हैं कि टाइम t2 पे, तो ओमेगा t2 माइनस ये आपका हो जाएगा के एक्स नॉट डैश के बराबर,
ठीक है, यानी कि यहां से एक्स नॉट डैश डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका फेज जो होगा ओमेगा टी टू माइनस के एक्स नॉट डैश के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि सबका फेज बराबर है, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग भाई जितने भी पॉइंट्स मिले होंगे यहां से, भाई यहां से जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो चलो यहां से अब की बार जो हमने डिस्टेंस लिया है ना, ये लिया है ये, और ये जो डिस्टेंस है ये हमने ले लिया x इक्वल्स टू एक्स नॉट डैश के बराबर। तो आप बोलोगे यार कि एक्स नॉट डैश डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब सेम फेज में होंगे, सबका ऑक्सीलेशन जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, एक ही तरीके से ऑक्सीलेट कर रहे होंगे, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पे किसी का फेज अगर पाई है तो सबका फेज पाई होगा, पाई बाई टू है तो सबका फेज पाई बाई टू होगा, ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब कि एक्स नॉट डैश डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका फेज सेम होगा। अब सबको मिलाते हुए एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा, बोलो यार फिर से एक स्फीयर मिल जाएगा, लेकिन हाँ इस बार जो स्फीयर की रेडियस होगी वो एक्स नॉट डैश के बराबर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरा एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप बोलोगे यार दूसरा ड्रॉ करोगे तो आपको एक्स नॉट डैश डिस्टेंस पे ड्रॉ करना है, ये वाली जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे चलो हमने ड्रॉ कर दिया, तो एक्स नॉट डैश डिस्टेंस पे यानी ये हुआ, यानी कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहे होंगे, यानी इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स रहे होंगे सबके सब सेम फेज में होंगे, और उनका जो फेज होगा भाई इस पे तो फेज फाई था, फाई वन था, भाई इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका फेज क्या हो जाएगा, फाई टू हो जाएगा। जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी आप पार्टिकल कह दो, मीडियम के कुछ भी कह लो, और वो हमने वहाँ पे लिख रखा है ओमेगा टी टू माइनस के एक्स नॉट डैश के बराबर, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सेम फेज में होंगे। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन सामने निकल के आती है, वो ये कि भैया ये जो हमने कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है ना, इसको कुछ नाम दे सकते हैं क्या? तो हाँ, इसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। इसको हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट बोलेंगे। ये हम बोलेंगे वेव फ्रंट, ठीक है ना। यानी कि पहले वेव फ्रंट यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर वेव फ्रंट कहीं इधर होगा, यहाँ इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपने इस वाले वेव फ्रंट को बनाया तो ये वाला वेव फ्रंट आप उस समय गायब कर दीजिएगा, ठीक है ना। बैकवर्ड डायरेक्शन के वेव फ्रंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। दूसरी बात कि ये तो हमने देख लिया कि भाई इस सरफेस पे जितने पॉइंट्स होंगे सबका फेस फाई टू होगा। वैसे ही तीसरा आप स्फीयर बनाओगे किसी और रेडियस का, उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका फेस जो होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। वो हम निकाल लेंगे, हमारे पास रिलेशन निकल के आ चुका है। तो हमने फिलहाल यहाँ पे जाना कि वेव फ्रंट्स होता क्या है, ठीक है ना। तो वेव फ्रंट्स वगैरह के डेफिनेशंस वगैरह भी हम आगे जानेंगे सब कुछ। तो हम आगे आते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेके हाइगेंस ने अपनी थियोरी डेवलप की। वहाँ पे तो वेव थ्योरी दिया था ना, हाइगेंस ने अब की बार प्रिंसिपल दिया, ठीक है ना। पहले तो वेव थ्योरी दिया, वेव थ्योरी में कुछ चीज़ें उन्होंने थोड़ी सी गलत बोल दी। एक तो उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है मैकेनिकल वेव होती है, खास करके लॉन्गिट्यूडनल, उन्होंने ये बोल दिया था, जो कि सरासर गलत थी। लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है और एक ट्रांसवर्स वेव होती है, जो कि मैक्सवेल ने बाद में इसको प्रूव भी किया, ठीक है। तो हाइगेंस ने भले ही चीज़ें गलत बोली, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी थी जिसको हम आज भी स्टडी करते हैं। उनकी वेव थ्योरी पूरी तरह से गलत नहीं थी, ठीक है। तो जब उन्होंने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट दिया तो उसके बाद उन्होंने वेव ऑप्टिक्स में एक हाइगेंस प्रिंसिपल बनाया, ठीक है ना। उस प्रिंसिपल्स में उन्होंने क्या क्या बातें की वो हम ज़रा यहाँ पे जानेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है ना। इसको पहले हम देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या उन्होंने इसमें बोला था। तो उन्होंने बोला कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, कह रहे हैं कि वेव फ्रंट के ऊपर का हर एक पॉइंट जो होता है एक्ट एज अ सोर्स ऑफ टेनी सेकेंडरी वेव्स। दिस सेकेंडरी वेव सोर्स इज नोन एज वेवलेट। द वेव्स emitted by these wavelets spread out in all direction with the same speed as the original wave. The new wave front is the surface touching all these secondary waves, ठीक है ना। अब इसको ज़रा हम यहाँ पे समझेंगे डायग्राम के जरिए। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला कि जैसे एक कोई वेव बनी, उन्होंने बोला कि जैसे ही हमारी कोई वेव है, इस वेव को बनाने के लिए कोई पॉइंट सोर्स हमारा है। एक बात और, जब भी सोर्स आपका पॉइंट होगा ना, तो जो वेव फ्रंट्स होंगी वो स्फेरिकल होंगी, अभी हमने जाना, ठीक है ना। पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट्स होंगी वो कैसी होंगी? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल्स होंगी, और जो सेंटर होगा सोर्स अपने आप में सेंटर का काम करेगा। तो ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट्स के सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, हम जान चुके हैं। फेज सबका सेम होगा, कितना होगा उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं, सबका फेज सेम होगा, हमें ये बात पता है। दूसरी बात, हाइगेंस ने बोला कि इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं,
अब हाइगेंस की बात को जरा गौर करते हैं। उन्होंने बोला कि जितने भी इस वेव फ्रंट्स के ऊपर पॉइंट्स हैं, सबके सब सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव की तरह से बिहेव करेंगे। यानी ये अब अपनी खुद की वेव्स निकालेंगे, ठीक है ना, ये अपनी खुद की वेव्स निकालेंगे, और ये जो वेव निकालेंगे उसका नेचर वही होगा जो ओरिजिनल वाली का था, ठीक है ना, सब कुछ सेम होगा। ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ जो वेव्स हैं इनको नाम दिया गया वेवलेट्स, इसी को वेवलेट बोला गया, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये भी अपनी खुद की वेव्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये अपना खुद का एक वेव निकाला ऐसे, क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो वेव्स जो निकालेगा वो स्फेरिकल निकालेगा। ऐसे इसने भी अपनी खुद की वेव निकाली, ठीक है। ऐसे इसने भी अपनी खुद की वेव निकाली, ऐसे इसने भी अपनी खुद की वेव निकाली। सबके सब अपनी क्या करेंगे, खुद की वेव्स निकालते जाएंगे। ये खुद की वेव्स सब निकाल रहे हैं, सॉरी, ये खुद की वेव्स निकाल रहे हैं, ठीक है, सबके सब खुद की वेव्स निकाल रहे हैं। अब आप समझिएगा कि जो वेव्स होती हैं भाई, ये ओरिजिनल वेव किस स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। आप बोलोगे यार कि ये किस स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही थी, सॉरी, ये किस स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही थी। तो हम माने कि t बराबर 0 पे यहाँ से वेव निकली है, t बराबर 0 पे, तो टाइम t पे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होंगी, तो c मल्टीप्लाइड बाई t डिस्टेंस ट्रेवल की होंगी, ठीक है। यानी अब ये कह सकते हो कि जो पहला वाला वेव फ्रंट बना है ना स्फेरिकल, जो कि ब्लू कलर का दिख रहा है, इसमें उसका जो रेडियस होगा वो ct के बराबर होगा, ठीक है। अब ये जो अपनी वेव्स बनाएगा, ये जो वेव इस वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, ये जो अपनी वेव्स बनाएंगे वो भी सी स्पीड के साथ ही ट्रेवल करेंगे, तो सेम टाइम में सबकी सब सेम डिस्टेंस कवर की होंगी। तो ये जो डिस्टेंस है हम मान लें सी मल्टीप्लाइड बाई टी डैश के बराबर है, तो सबकी जो वेव्स हैं वो सी मल्टीप्लाइड बाई टी डैश के बराबर डिस्टेंस कवर की होंगी। टी डैश टाइम में सबकी स्पीड जो होगी वो सी के बराबर होगी। ये तो रहा हमारा पहला वाला वेव फ्रंट, ये है फर्स्ट वेव फ्रंट। हमें पता करना है कि सेकेंड वेव फ्रंट कहाँ पे होगा। अब आप ज़रा समझिएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है सी टी डैश के बराबर, यहाँ से सी टी डैश के बराबर, ये भी सी टी डैश, ये भी सी टी डैश, ये भी सी टी डैश, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो सोर्स हैं ऑलरेडी सेम फेज में थे। ये जो वेव्स निकालेंगे वो भी आइडेंटिकल निकालेंगे, एक जैसी वेव्स निकालेंगे। इसका मतलब कि सी टी डैश डिस्टेंस के बाद जितने भी ये पॉइंट्स पड़े होंगे, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे ना, ये भी सेम फेज में होंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, सेम फेज में ही होंगे। मान लेते हैं कि इस पे ये जो ब्लू वाला है, इस पे जो सबका फेज था वो φ1 था, ठीक है ना। लेकिन ये जितने जितने व्हाइट वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये सबका जो फेज होगा सेम होगा। मान लेते हैं φ2 होगा। हमने क्या माना कि सबका फेज क्या होगा, φ2 के बराबर होगा। अब हमें पता करना है कि जो दूसरा वेव फ्रंट बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं को मिलाते हुए, सेम फेज वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए, जिनका फेज हमने φ2 अज्यूम कर रखा, एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। वही आपका होगा द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। वो न्यू वेव फ्रंट्स की हमारी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं। तो जब ड्रॉ करेंगे ना तो फिर से आपका वही मिलेगा। आप बोलोगे यार हमें स्फेयर ही मिल जाएगा। अब देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब देखिए ये जो व्हाइट कलर का लाइन है आप सबको टच कर रहा है, इसको भी टच करता हुआ जा रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। तो ये हमारी कौन सी वेव फ्रंट्स है, ये बोलोगे कि ये आपकी जो है ये सेकेंड वेव फ्रंट है, ठीक है। अब होगा क्या कि सेकेंड वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो फिर से सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह से काम करेंगे। यानी जो व्हाइट कलर का वेव फ्रंट दिख रहा है ना, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं जिनको कि हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं, ये सबके सब सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह से काम करेंगे। सबके सब खुद फिर से अपनी खुद की वेव्स निकालेंगे, और इनकी वेव्स भी उसी स्पीड से ट्रेवल करेगी जिस स्पीड से ओरिजिनल वेव या फिर प्रिसीडिंग वेव जो ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, अपनी खुद की वेव्स यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। इसने निकाला, इसने निकाला, ऐसे ही सबके सब क्या करेंगे, अपनी खुद की वेव्स निकालनी शुरू करेंगे ऐसे, ठीक है। सेम टाइम में सबकी वेव सेम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अब हमें पता करना है कि भाई अब वेव फ्रंट्स की लोकेशन क्या होगी। कुछ नहीं करना भाई, ऑब्वियस सी बात है कि इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं इस रेड कलर पे, आप बोलोगे ये पॉइंट की बात करो, चाहे ये पॉइंट की बात करो, चाहे ये पॉइंट की बात करो, सबके सब सेम फेज में होंगे। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में सबकी वेव्स यहाँ से, इसकी वेव जितना डिस्टेंस कवर की होगी टी डबल डैश टाइम में, मान लेते हैं इसकी वेव भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि सी स्पीड से चल रही है। तो अगर ये डिस्टेंस सी डबल डैश के बराबर है तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, सी डबल डैश के बराबर हो, ठीक है। ये चीज़ होगी, यानी कि अब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं सी डबल डैश के बाद,
ये सब के सब सेम फेज में होंगे। फिर इनको मिलाता हुआ एक सरफेस ड्रॉ करेंगे तो आप बोलोगे फिर से हमें क्या मिलेगा, एक स्फेरिकल सरफेस ही मिलेगा, और ये आपकी हो जाएगी थर्ड वेव फ्रंट। एक्चुअल में थर्ड वेव फ्रंट मत बोलिए, थर्ड पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट बोलिए, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब थर्ड रहा होगा ना तो फिर ये पीछे की गायब हो जाएगी इस तरीके से। तो हमने ये जाना कि हाइगेंस का जो पहला स्टेटमेंट था कि वेव फ्रंट के ऊपर सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव्स की तरह से बिहेव करते हैं, जिनको कि हम वेवलेट्स बोलते हैं, और वो भी अपनी वेव्स ठीक वैसे ही निकालते हैं जैसे कि ओरिजिनल सोर्स ने अपनी वेव निकाली थी। ठीक है, तो हाइगेंस का ये जो पॉइंट है वो तो हमने समझा। उसके बाद वेव फ्रंट इज अ सरफेस वेयर ऑल पॉइंट्स हैव सेम फेस, वही बात है जो हमने अभी पढ़ा। वेव फ्रंट्स ऐसी सरफेस होती है जिसपे सारे के सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट प्रोड्यूसेस स्मॉल स्फेरिकल वेव्स। भाई हर एक पॉइंट जो होगा वो पॉइंट सोर्स की तरह से काम करेगा, और हमने पढ़ा कि पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। तो स्फेरिकल अपनी वेव्स निकाल लेंगे कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, और उन्हीं को सेकेंडरी वेवलेट्स बोला जाएगा। आगे है कि द एनवेलप यानी कॉमन टेंजेंट की जो हम बात कर रहे थे कि स्फेरिकल सरफेस पे अगर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है तो एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होगी, कोई सरफेस होगी, और उस सरफेस को और बेटर तरीके से बोलना है तो आप बोल दो कि कॉमन एनवेलप, जिसमें वो सरफेस पैक हो गया पूरी तरह से। ठीक है, तो वही बोला है कि द एनवेलप यानी कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस सेकेंडरी वेवलेट्स गिव द नेक्स्ट वेव फ्रंट। कह रहा है कि इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो आपको जो अगली वाली है वो वेव फ्रंट्स पता चल जाएगी। वही तो हमने यहाँ पे जाना था कि भैया पहले ये वाइट वाली ये यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वाइट वाली वेव फ्रंट मिली, फिर यहाँ पे देखा दूसरी वेव फ्रंट्स मिली। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, तो ये समझने की चीज़ें हैं, और यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पढ़ के। वेव फ्रंट इज ए इमेजिनरी स्फीयर, ये एक इमेजिनरी स्फीयर होता है, ऐसा कोई स्फीयर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। हैविंग सेंटर एट सोर्स इटसेल्फ, और उसका सेंटर जो होता है खुद सोर्स होता है, जो भी लाइट का सोर्स रहा होगा वो उसका सेंटर होता है स्फीयर का। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वेव फ्रंट पता चल गया कि वेव फ्रंट है क्या, तो उस केस में आप जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है उसकी डायरेक्शन आप बता सकते हो। जैसे हमने कहा कि ये कोई हमारी स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ऑब्वियस सी बात है कि जो सोर्स रहा होगा वो सेंटर पर रहा होगा। हम बोलेंगे अच्छा बताओ वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताओ, या लाइट रे की डायरेक्शन बताओ, बात एक ही है। तो आप बोलो कुछ नहीं करना हमें सिर्फ 90 डिग्री पे यहाँ से लाइन ड्रॉ करो। तो ये जो आपको 90 डिग्री पे लाइंस दिख रही है ना, सारी की सारी जो डायरेक्शन दिखा रही है आपको द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स की डायरेक्शन दिखा रही है, कि जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स होगी वो वेव फ्रंट के हमेशा 90 डिग्री पे ही होगा। जो वेव्स का प्रोपोगेशन होता है या फिर जो लाइट रे होती है वेव फ्रंट से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये जो एंगल होगा ये जो एंगल होगा ये हर जगह क्या होगा, 90 डिग्री आपका होगा। ठीक है ना, आप इसको कह सकते हो कि लाइट रे, या फिर आप इसको कह सकते हो कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वही बात है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा ये सी स्पीड से चलेगी, ये हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, चाहे पहली वाली वेव फ्रंट की बात करो चाहे दूसरी वाली वेव फ्रंट की बात करो। भाई रेडियल डायरेक्शन हमेशा स्फीयर के लिए नॉर्मली होती है, हमेशा 90 डिग्री पे होती है। तो चाहे ये वाले स्फीयर की बात करो चाहे हम दूसरा स्फीयर ड्रॉ कर दें, हम बोले कि अगले वेव फ्रंट्स की पोजीशन हमने दिखा दीजिए। अब आप ध्यान से देखो क्या ये एंगल 90 नहीं होगा, तो भैया ये भी 90 होगा। जो लाइट रे है ना वो हर एक वेव फ्रंट पे 90 डिग्री पे होगी, नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना, चाहे वो पहला वेव फ्रंट हो या दूसरा हो या तीसरा हो या फिर कोई भी वेव फ्रंट हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं। तो हाइगेंस के प्रिंसिपल को हमने समझा, डायग्राम भी जो समझना था वो हमने यहाँ पे जाना। ठीक है, अब ज़रा आगे बात करते हैं। ये तो पॉइंट सोर्स है हमारा। पॉइंट सोर्स की वेव फ्रंट्स अगर ड्रॉ करने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना, कॉन्सेंट्रिक आपको स्फीयर्स बनाते चले जाने हैं। तो ये आपका हो गया एक स्फीयर। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा इसको अभी ठीक है। फिर उसके बाद ये रहा हमारा दूसरा स्फीयर, फिर रहा हमारा तीसरा स्फीयर। ठीक है, तो ये आप देखोगे ना कि सारे के सारे जो आपको स्फीयर्स दिख रहे हैं ना, स्फेरिकल सरफेस, ये एक्चुअल में वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है ना, ये पहला वेव फ्रंट है, चलो मान लिया, दूसरा वेव फ्रंट है, तीसरा वेव फ्रंट है, चौथा वेव फ्रंट्स है। पहले वेव फ्रंट्स में जितने पार्टिकल होंगे सबका फेज सेम होगा। हमने बोला कि लेट अस सपोज कि फेज क्या है, φ1 है। दूसरे वाले वेव फ्रंट्स में जितने पार्टिकल है सबका फेज सेम होगा। हमने मान लिया कि सबका फेज φ2 के बराबर है, इस पे सबका फेज जो है φ3 के बराबर, इस पे जितने पार्टिकल है सबका फेज हमने मान लिया φ4 के बराबर। अगर यहाँ पे आपको प्रोपोगेशन ऑफ
वेव भी दिखाना है तो आपने कुछ नहीं करना। अब बोलो यार कि यहाँ से सिंपल 90 डिग्री पे से ये जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन वाली ये लाइन होगी, ये हर एक वेव फ्रंट से 90 डिग्री पे होगी और एक्चुअल में यही होगी वेलोसिटी ऑफ वेव की डायरेक्शन, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन, या फिर आप ये कह सकते हो कि लाइट रे की डायरेक्शन होगी। तो आप इसको सिंपल ये कह सकते हो कि ये जो है लाइट रे या फिर वेव की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वेव जो होगी वो प्रोपगेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अगर एग्जाम में आ गया, खासकर 12th के बोर्ड्स में आ सकते हैं सवाल जो बहुत आसान पूछेगा, तो कि एक पॉइंट लाइट सोर्स के लिए, एक लाइट सोर्स से जो पॉइंट है उसके लिए आप वेव फ्रंट्स बनाओ, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आपको बनाना है जिसमें सेंटर पे आपको रखना है सोर्स को। आगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स है, ठीक है ना, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, हमें बताना है कि भाई पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए जो वेव फ्रंट्स होंगे वो कैसे बनेंगे। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट में अभी हमने जाना कि वेव फ्रंट्स और लाइट रे इन दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर लाइट रे पता है तो आप वेव फ्रंट्स बना सकते हो, वेव फ्रंट्स पता है तो आप लाइट रे बना सकते हो। कहने का मतलब हम आपसे बोले कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, लेट अस सपोज एक हाइपोथेटिकल लाइन हमने ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ये हमारी लाइन है। हम बोले कि इस लाइन पे भाई सोर्स कहीं ना कहीं रहा होगा, अगर पैरेलल बीम है तो ऑब्वियस सी बात है कि सोर्स जो रहा होगा आपका एट इन्फिनिटी, सोर्स आपका जो है वो इन्फिनिटी पे रहा होगा, ये बात तो कंफर्म है, सोर्स आपका इन्फिनिटी पे रहा होगा। भाई यहाँ से वेव जितने टाइम में यहाँ पहुँची है उतने टाइम में यहाँ, उतने टाइम में यहाँ, उतने टाइम में यहाँ, आप ये कह सकते हो। कहने का मतलब ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इस पे ये जो पॉइंट सब मार्क कर रहा है, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे ये जो पॉइंट सब मार्क कर रहा है, ये जो रेड कलर से, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सेम फेज में है, सब के सब सेम फेज में हैं। ठीक है, ये सब के सब जो है वो सेम फेज में है। अब इनको मिलाता हुआ एक हम सरफेस ड्रॉ करें, ये देखिए लाइट रे नहीं है, ये बीम है एक तरह से, और बीम हमेशा 3D में होती है। ठीक है, तो यहाँ से पास होता हुआ एक सरफेस अगर हम ड्रॉ करेंगे तो प्लेन सरफेस मिलेगी, एक जैसे दीवार की तरह से मिलेगी। वो जो सरफेस होगी वेव फ्रंट्स का काम करेगी। क्यों? क्योंकि उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जो हमने रेड कलर से मार्क कर रखे हैं, सबके सब सेम फेज में होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेव फ्रंट मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी, ये हमारा हो गया वेव फ्रंट यहाँ पे। ठीक है ना, दिस वन इज आवर वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट्स होंगे सबका फेज जो होगा वो सेम होगा। हमने मान लिया कि सबका फेज क्या है, φ1 है। ठीक है, हम बोले कि अगला वेव फ्रंट्स बनाओ। अब बोलो कुछ नहीं करना, अब हमें पता चल गया कि सारे के सारे जो वेव फ्रंट्स बनेंगे ना वो प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे, ये सारे के सारे जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे, और इस वेव फ्रंट्स पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका फेज जो होगा वो सेम होगा। ये मान लेते हैं इन सारे पॉइंट्स का फेज जो है वो किसके बराबर है, φ2 के बराबर है। ठीक है, और साफ साफ देख के लग भी रहा है ना, यहाँ पे साफ साफ देख के एक बात समझ में आ रही है कि यार वेव फ्रंट्स और लाइट रे के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब देखिए लाइट रे हो गया, ये वेव फ्रंट हो गया, ऐसे दीवार है, लाइट रे ऐसे जा रही है, तो दोनों 90 डिग्री पे ही तो हैं। तो अगर आपकी लाइट रेज पैरेलल है, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है, तो उनके लिए जो वेव फ्रंट्स होगा वो एक तरह से प्लेनर वेव फ्रंट्स होगा। तो आप इसको कह सकते हो कि दीज आर प्लेनर वेव फ्रंट्स। ये कैसे वेव फ्रंट्स हैं? प्लेनर वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है, आप ऐसे कई सारे वेव फ्रंट्स बना सकते हो। आपने एक और वेव फ्रंट्स बना दिया ऐसे, ये ठीक है ना। अब इस वेव फ्रंट्स में जितने पॉइंट्स होंगे सबके सब क्या होंगे, वो सेम फेस में होंगे। मान लेते हैं सबका फेस क्या है, φ3 के बराबर है। तो ड्रॉ करने के लिए खास करके पूछ देता है कि अगर आपकी लाइट रेस पैरेलल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग आप वेव फ्रंट्स को ड्रॉ करिए, पूछा भी है एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब याद रखिए पैरेलल लाइट रेस के लिए जो वेव फ्रंट्स होंगे वो प्लेनर वेव फ्रंट्स होते हैं, और सारे के सारे प्लेन्स भी जो होते हैं आपस में पैरेलल ही होते हैं। आगे हम बात करें कि जैसे डाइवर्जिंग बीम है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ क्या है, आपकी लाइट रेस है, तो इसके लिए आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। ठीक है, सोर्स आपका ये है, भाई सोर्स है तो अपनी वेव फ्रंट्स कैसा निकालेगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकालेगा। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ड्रॉ करते हैं। तो ये यहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स एक निकाला, ये दूसरी वेव फ्रंट्स निकाला, ये आपका हो गया तीसरा। ठीक है ना, यानी अलग अलग पोजीशन के हमने वेव फ्रंट्स ड्रॉ किया। और उसके बाद हमने ये बताया आपको कि भाई वेव फ्रंट्स में जो बैकवर्ड वेव फ्रंट्स होती है इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सिर्फ इस डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे यार कि पीछे की ये जो वेव फ्रंट्स है ना, इन सबको गायब करो, इनका कुछ मतलब नहीं है। इधर का ये जो हमने ड्रॉ कर रखा है इनका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है ना,
टेंजेंट जो भी ड्रॉ करते हैं ना, देखो वेवफ्रंट्स कैसे मिलता है, तो वेवफ्रंट्स हमें कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करके मिलता है। उसमें एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हमें टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। यानी कहने का मतलब कि लाइट अगर इस डायरेक्शन में ड्रॉ जा रही है ना, जैसे लाइट अगर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, ये आपका सोर्स है, तो अगर आपको वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल होगा, लाइट चूंकि इस डायरेक्शन में जा रही है तो इधर वाला ही सिर्फ लेंगे, आप इधर वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इधर वाला आप क्या करेंगे, इससे मिटा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वही सीन कि भाई इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब के सब अपनी खुद की वेव्स निकालेंगे। तो इसने अपनी खुद की वेव निकाली, इसने अपनी खुद की वेव निकाली, इसने अपनी खुद की वेव निकाली। अब हम आपसे बोले कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। देखो आपके दिमाग में आएगा कि यार कॉमन टेंजेंशियल सरफेस एक तो ये भी हो सकती है कि ये हमने ड्रॉ किया, और कोई बोलेगा कि यार कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ये भी तो हो सकती है, आपने इधर से ड्रॉ कर दिया, ये भी तो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस है। तो हम वेवफ्रंट्स इसको बोलेंगे या वेवफ्रंट्स इसको बोलेंगे, तो भैया वेवफ्रंट्स आप इसको बोलेंगे। लाइट दाहिने तरफ जा रही है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमेशा राइट वाली सरफेस पे आप कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला वेवफ्रंट आप नहीं लेंगे, आप कौन सा वेवफ्रंट लेंगे, आप बोलेंगे नेक्स्ट वेवफ्रंट जो है ये हमारी ये वाली है, ठीक है। तो वही सीन है कि अगर आपकी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज है तो जो वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वेव फ्रंट जो है ये भी अपने आप में डाइवर्जिंग है। साथ ही साथ वेव फ्रंट और लाइट रे के बीच का जो एंगल है वो हर जगह कितना है, 90 डिग्री है। इस वेव फ्रंट को आप बोल सकते हो कि डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। इसको आप नाम दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसको हमने बोल दिया कि ये आपका हो गया डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। इन पे बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जल्दी से इसको निपटाते हैं। मेन हमें न्यूमेरिकल पे काम करना है। आगे बात करते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो सोर्स होता है वो क्या होता है एक्चुअल में, वो लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। या तो वो एक्चुअल हो या तो वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइट ऐसे आ रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आप बोलोगे यार कि ये जो है ना ये सोर्स की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है ना। हम बोले कि अब बताओ, अब वेव फ्रंट आप ड्रॉ करो। तो वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करेंगे, अब बोलोगे यार कि वेव फ्रंट आपको ड्रॉ करना है तो ये पॉइंट हो गया, और पॉइंट के लिए तो हमने पढ़ रखा है कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो स्फेरिकल्स होते हैं। तो चलो यहाँ से ऐसे हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने शुरू किए। ये हो गया, ये हो गया, आपका ये हो गया, ठीक है ना। साथ ही साथ इधर वाले को हम क्या करेंगे, साफ कर देंगे। इधर क्या करेंगे, गायब कर देंगे। इधर वाले से हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इधर एक्चुअल में आपकी लाइट रेस है ही नहीं। लाइट रेस यहीं पे आके कन्वर्स हो रही है। आप यहाँ पे देखोगे, आप बोलोगे यार कि देखो एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है, वो ये कि यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स है वो कन्वर्स हो रही है, मतलब छोटी होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे कि लाइट रेस और वेव फ्रंट्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो 90 डिग्री है। वो हर जगह होगा, ठीक है ना। तो ये जो वेव फ्रंट्स है छोटी होती जा रही है। पीछे वाला आपने देखा होगा, वेव फ्रंट्स जो थी उनकी जो साइज़ थी वो बढ़ती जा रही थी। आप देखिए पीछे वाले में साइज़ बढ़ती जा रही है, मतलब ये डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स थी। और यहाँ पे चूंकि कन्वर्जिंग सेट ऑफ लाइट रेज हैं तो जो वेव फ्रंट्स मिली है वो भी कन्वर्जिंग मिली है। तो इसको हम नाम दे देंगे कि ये आपकी जो है ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट सोर्स वही है, वेव फ्रंट्स पॉइंट सोर्स का कैसा होगा, स्फेरिकल। हालांकि हेडिंग हमने यहाँ पे रखा है, हमने पहले ही बता दिया, तो उसके बारे में नहीं सोचना। अगर मान लीजिए कि सोर्स आपका जो है ना इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सोर्स ऑफ इन्फिनिटी, ये शायद हमने कुछ गलत लिख दिया। आप इसको ऐसे लिखिए ना कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन लाइट सोर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग को हम फिर से चेंज कर रहे हैं। ये आपका होगा इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइट सोर्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये हमारी लाइट सोर्स है जो हमने यहाँ पे आपको बना रखा है। ये लाइट सोर्स जो है वो एक तरह से अब जैसे कहते हैं ना कि लाइन वायर, तो चूंकि वायर तो नहीं है लेकिन वायर जैसा इन्फिनिटी लॉन्ग है, लेकिन इसमें से रोशनी निकल रही है, लाइट निकल रही है, ठीक है। अब चूंकि इन्फिनिटली लॉन्ग है तो जो पहला वेव फ्रंट बनेगा, अब वेव फ्रंट बाद में बनाओ, पहले आप लाइट रेस बनाओ। हम आपसे बोले कि लाइट रेस कैसी जाएंगे, तो आप बोलोगे लाइट रेस आपको बनानी है
तो लाइट रेज ऐसे निकलेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में निकलेगी, ये सिर्फ लेफ्ट राइट में नहीं निकलेगी, ये हर एक डायरेक्शन में निकलेगी। हमने भले यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ये ऐसा, ऐसे इधर भी लाइट रेज निकलेंगी, ऐसे राइट में निकली, लेफ्ट में निकली, फ्रंट पे भी निकली होगी लाइट, लाइट ऐसे सामने आई होगी, लाइट हर एक एंगल पे गई होगी, ठीक है ना। और ये जो आपका लाइट सोर्स है ना, ये एक्सिस की तरह से बिहेव करेगा, ऐसे जैसे सिलेंडर के अंदर एक्सिस होती है वैसा ही बिहेव करेगा। हम बोले यार कि आप वेव फ्रंट्स बनाओ, वेव फ्रंट कैसा बनेगा, तो आपको ऐसा सरफेस बनाना है जो इन लाइट रेस के 90 डिग्री पे, आप बोलोगे यार कि वो तो सिलेंडर ही पॉसिबल है। तो फटाक से आपने एक सिलेंडर बनाया, और आप सिलेंडर बना के आप ये देखोगे कि सिलेंडर के केस में ये जैसे हमने सिलेंडर बनाया है, तो सिलेंडर के केस में आप देखोगे कि यार देखो, ये हो गई सिलेंडर की रेडियस, ये आर रेडियस है, यहाँ से लाइट, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकली है, तो आर डिस्टेंस पे ये जितने भी पॉइंट्स रहे होंगे आर डिस्टेंस के बाद, ये वाले पॉइंट की बात करो, ये वाले पॉइंट की बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, या फिर आर डिस्टेंस पे इधर बात करो, इधर बात करो, हर एक डायरेक्शन में आर डिस्टेंस दूर जो भी आपका पॉइंट होगा सबका फेज सेम होगा, ठीक है ना। फेज कितना होगा, तो आप बोलोगे यार कि ओमेगा अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो टी टाइम पे ओमेगा टी माइनस के, और ये एक्स की जगह पे हम क्या लेंगे आर, ये फेज होगा हर एक पॉइंट का, ठीक है ना। कितने डिस्टेंस पे, तो आप बोलोगे आर डिस्टेंस पे, यहाँ से सोर्स से सबका फेज होगा, सबका फेज सेम है। इसका मतलब इन सबको मिलाते हुए अगर एक सरफेस ड्रॉ करेंगे तो सिलेंडर ही पॉसिबल है, जो कि ऑलरेडी हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब हाइगेंस की बात मानते हैं, हाइगेंस ने बोला है कि यार कि सबके सब जो सोर्स है ना, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह से काम करेंगे, ये अपनी खुद की वेव निकालेगा, सॉरी माफ़ करिएगा, ये अपनी खुद की वेव निकालेगा, ऐसे ये अपनी खुद की वेव निकालेगा, ऐसे ये अपनी खुद की वेव निकालेगा, ये सबके सब अपनी खुद की वेव निकालेंगे ना। और चूंकि ये सोर्स तो आपके पॉइंट सोर्स हैं, तो जो वेव्स निकालेंगे वो स्फेरिकल निकालेंगे। ऐसे ही इधर भी ये अपनी खुद की वेव निकाला, ये अपनी खुद की वेव निकाला, ये अपनी खुद की वेव निकाला, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ है भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी, अगर हम बोलें कि टी टाइम में, भाई ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिनल अगर वेव सी स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, जो सेकेंडरी वेव सोर्सेज हैं उनकी वेव भी उसी स्पीड से ट्रेवल करेगी, क्योंकि हाइगेंस ने बोला था। तो आप बोलोगे यार कि टी टाइम में अगर इसकी वेव सी टी डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप बोलोगे इसकी भी सी टी डिस्टेंस कवर करेगी, इसकी भी सी टी डिस्टेंस कवर करेगी। इसका कहने का ये मतलब हुआ ना कि सी टी डिस्टेंस दूर इस सरफेस पे और सी टी डिस्टेंस दूर यहाँ पे, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये फिर से सेम फेज में आ गए, ये फिर से क्या हो गए, सेम फेज में आ गए। और इनको मिलाते हुए अगर हमें कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें वेव फ्रंट्स की अगली पोजीशन पता चल जाएगी। ये तो हमारी आपकी, आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट वेव फ्रंट है। हमें नेक्स्ट वेव फ्रंट्स की पोजीशन जाननी है। अब लोग कुश्ती करना, एक और सिलेंडर बनेगा, तो एक सिलेंडर हम रैंडमली ऐसे पहले बना दें, बाद में लाके हम इसको यहाँ पर सेट करते रहें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी थोड़े बड़े साइज का बनेगा सिलेंडर आपका, तो चला कि हाथ से ही बनाना ज़्यादा बेटर था। चलिए ऐसे समझिए आप, कहने का मतलब कि देखो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था, सबके सब सेम फेज में थे, सबको मिलाते हुए हमने सरफेस ड्रॉ की, वो फिर से एक सिलेंड्रिकल सरफेस मिल गई, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर, ऐसे ही करते करते कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपकी लाइट सोर्स है, ठीक है, तो जो इसके वेव फ्रंट्स होंगे वो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स होंगे। ये आपका पहला वेव फ्रंट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये कहीं दूसरा इसका वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से कहीं आपका तीसरा वेव फ्रंट होगा, ठीक है। ये पहले वाले वेव फ्रंट पे सबका फेज अगर φ1 है तो सबका φ1 रहेगा, सेकेंड वाले वेव फ्रंट पे सबका फेज φ2 रहेगा, इस पे सबका फेज क्या रहेगा, φ3 रहेगा। तो अगर आपका लाइट सोर्स जो है वो आपका इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइट सोर्स है, ठीक है ना, वायर के फॉर्म में है, जैसे ट्यूबलाइट होती है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसके लिए जो वेव फ्रंट्स होंगे ना वो कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये वेव फ्रंट्स कैसे हैं, तो दीज आर कॉन्सेंट्रिक
सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं, तो आप ज्योमेट्रिकली इसको थोड़ा सा स्केल वगैरह का यूज़ करके, कंपास का यूज़ करके आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेव फ्रंट्स चलते नहीं हैं। अगर आपके दिमाग में ये हो कि वेव फ्रंट्स चल रहे हैं, तो वेव फ्रंट्स चलते नहीं, वो बनते हैं। जैसे एक जगह वेव फ्रंट बना, ये पहला वाला सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बना, इसके बाद ये दूसरा वाला बनेगा, ये गायब हो जाएगा, फिर तीसरा वाला बनेगा, दूसरा गायब हो जाएगा। ये बनते जाते हैं, हमें बस लगता है कि वो चल रहे हैं, वो चलते नहीं, वो बनते हैं। टाइम के साथ साथ अलग अलग लोकेशन पे बनते जाते हैं वो। जैसे जैसे वेव प्रोपगेट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स एग्जिस्ट करते जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं करेंगे वो। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो हमें जाननी हैं, तो फिलहाल के लिए वेव फ्रंट्स में हम काफ़ी कुछ जान गए। लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। हमने जाना हाइगेंस का जो थियरी था वो क्या था, हाइगेंस का प्रिंसिपल वो हमने जाना, वेवलेट्स के बारे में हम जाने। उसके बाद वेवलेट्स के बारे में एक बात याद रखिएगा कि भाई वेव फ्रंट्स के सारे पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव की तरह से काम करेंगे, और उनकी जो वेव्स होंगी वो वेवलेट होंगी। ठीक है, सेकेंडरी जो सोर्स ऑफ वेव है उसकी वेव, और जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वेव था उसकी वेव, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों सेम नेचर के होंगे, सेम स्पीड से सब कुछ सेम होगा उनका, वो ट्रैवल करेंगे मीडियम में। तो चूँकि बेसिक चीज़ें हम जान रहे हैं, और ये आपका जो है वो थ्योरेटिकल सेक्शन है, तो इसको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करने की। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे तो हमने वेव फ्रंट्स वगैरह जाना, सवाल जो होते हैं वो वेव फ्रंट्स के बेसिस पे आपसे पूछ देता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस वगैरह लगा के पूछ देगा, मिरर लगा देगा, लाइट को इंसिडेंट कराएगा, रिफ्लेक्ट कराएगा, बोलेगा कि आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का रेफरेंस ड्रॉ करो, या फिर जो डेविएटेड रे है उसका रेफरेंस ड्रॉ करो, प्रिज्म आपको दे देगा, लेंस दे देगा, लाइट रेस दे देगा, वहाँ पे आपको सिर्फ रेफरेंस ड्रॉ करने के लिए पूछेगा, तो वहाँ से सवाल पूछ सकता है, और सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अगले लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के बेसिस पे 2-4 सवाल जानेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।